गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें इसका हिस्ट्री जानना होगा। एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने ये थ्योरी दिया था कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल खुद अपने आप में एटम से मिलके एटम से कंपोज होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डाल्टन। बट with the discovery of electron, it became clear that even the atom is also composed of some particles, and electron is one of them. So as we know, electron is a negatively charged particle, but atom as a whole remains neutral, so there must be equal and opposite positive charge present in the atom. Based on these facts, J.J. Thomson, the discoverer of electron, gave a model of atom which is commonly known as plum pudding model, जिसे हम आसानी समझ सकते हैं वाटरमेलन के एग्जाम्पल से। अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन, आप एक एटम को वाटरमेलन की तरह एज्यूम कर सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिट होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स। और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। सो दिस वाज द मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय J.J. थॉमसन। बट वेरी सून दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द results obtained in alpha scattering experiment. So right now you can see on your screen the experimental setup of alpha scattering experiment. What Rutherford did in this experiment, he took a radioactive source, like you can see here, a radon source or Bi214. ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इस अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी गई है थिन गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड का न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, 79 उसका एटॉमिक नंबर है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, अलग अलग एरो से आपको समझ में आएगा कि जो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट हो रही है उसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स किस अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर वी कैन काउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग इन एनी डायरेक्शन। सो व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन सी द रिजल्ट ऑन अ ग्राफ। अब ग्राफ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग वाले पार्टिकल्स बहुत कम हैं। जैसे जैसे आप एंगल वाली एक्सिस पे आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते चले जाते हैं, विच इज़ एन इंडिकेशन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट सफरिंग मच डेविएशन। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक सर्कल बना के इस सिचुएशन को समझाया गया है, वेयर यू कैन सी many particles are going undeviated while there are a few particles which are getting scattered at large angles. तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकाला जाएगा? आप देखें इस टेबल में एक कंपैरिजन है, बिकॉज द सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय गीगर एंड मार्सडन एज वेल। दोनों एक्सपेरिमेंट का थीम एक है, बस पार्टिकल की वेलोसिटी और गोल्ड फॉइल की थिकनेस अलग थी, पर दोनों का थीम एक ही था एक्सपेरिमेंट का। अल्फा पार्टिकल्स लेके उसको गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्डमेंट करा गया था। तो अब आप देखिए रिजल्ट्स, कंक्लूजन क्या निकलते हैं। हम लोग साथ साथ मिलकर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एटम के अंदर का मोस्टली जो पार्ट है वो एम्प्टी है, हॉलो है। एटम कोई सॉलिड स्फीयर नहीं है जैसा कि J.J. थॉमसन ने कहा था। एटम तो एक खाली स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा खाली स्पेस है, तभी अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है
और एटम में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो डेविएशन होना चाहिए, पर डेविएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का वो खाली है। फिर बात आती है पॉइंट नंबर 2 कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो थे ऐसे जो डेविएट हुए हैं स्मॉल एंगल से। अब इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल अगर डिफ्लेक्ट हुआ है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो छोटे से एरिया में होना चाहिए, तभी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हजारों में से एक पार्टिकल, ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तो एक एग्जांपल लिया गया है कि ऑन एन एवरेज 9000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो ठीक 90 डिग्री पे या उससे ज़्यादा एंगल पे, और कभी कभी तो 180 डिग्री पे जाके लौट के आ जाता है। 180 डिग्री मतलब जिस रास्ते से गया टकराने के बाद वापस आ गया। अब ये इंडिकेट करता है कि 180 डिग्री पे वापस तभी आएगा पार्टिकल जब बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ सीधे हेड ऑन जा रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एटम एक ऐसा स्फेयर है जो मोस्टली खाली है और उसका पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से एरिया में है, और जहाँ वो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है वो बहुत ही डेंस है, और जो अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट उस एरिया में जाता है वो वापस आ जाता है। तो आप जानते हैं उस छोटे से पार्ट का नाम रदरफोर्ड ने क्या दिया? सेंटर पे था तो उसका नाम दिया न्यूक्लियस। नाउ कैन वी एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज कितना है? द आंसर इज नॉट एग्जैक्टली, बट वी कैन हैव अ रफ आइडिया। आप डायग्राम में देखेंगे अगर, तो ये देखिए एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है सीधे न्यूक्लियस की तरफ। अब वापस लौटने से पहले वो न्यूक्लियस के कितना पास गया, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बात माननी पड़ेगी आपको कि दिस इज नॉट एक्चुअली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बट दिस वैल्यू गिव्स यू एन आइडिया कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो इससे भी छोटा ही होगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करा जाएगा कि जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 12mv²। और जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल वापस जा रहा है वहां पे वो मोमेंटली रुकेगा तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो Q1 का मतलब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो कि है 2e, Q2 का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो कि होगा Ze, Z आपका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस फॉर्मूले से हम R0 को एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक और टर्म होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन और इस फॉर्मूले पे बेस्ड डिस्कशन है। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कि जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होता है न्यूक्लियस से तो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और अल्फा पार्टिकल आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि थीटा डिग्री पे डेविएट हुआ है, एंड दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप इस फॉर्मूले को समझें कि अगर बी लार्ज है, इफ़ द इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ लार्ज, मतलब अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के बहुत दूर से जा रहे हैं तो उस केस में एंगल आपका बहुत स्मॉल होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो 0 पे इनफाइनाइट होती है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉट की वैल्यू कम होते चले जाती है। ओके, हम अगर एक स्पेशल केस की बात करें कि लेट अस से बी इज़ 0, इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ 0, मतलब कि
आपका अल्फा पार्टिकल सीधे न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी 0 है। तो अगर सीधे न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, बी को अगर आप 0 करेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी 0, और कॉट 0 होता है आपका 90 डिग्री पे, थीटा आ जाएगा आपका 180। तो ये देखिए आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट से भी मैच करता है रिजल्ट, कि जो पार्टिकल सीधे जाएगा वो 180 डिग्री पे लौट के आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट्स और उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुए। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस है वो किस किस चीज़ से बना है। तो केमिस्ट्री में वैसे हम पढ़ चुके होते हैं इस चीज़ को, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बनता है इन जनरल। सिर्फ एक ही इसका अपवाद या एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। उसके अलावा हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है रफली, और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, वाइल न्यूट्रॉन इज़ 1840 टाइम्स हैवियर। तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंपेयर करा जाए तो प्रोटॉन थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन से। ओके, और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। दो और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ओके, और एक होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब Z+N। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इनका मास बहुत कम होता है, 10⁻⁻27 kg का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन में -31 kg का ऑर्डर है। तो किलोग्राम इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग इट। ये कुछ इस तरीके से हैं जैसे हम किसी इंसान की हाइट को किलोमीटर में नापें, तो वो कन्वीनियंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए एक यूनिट डिफाइन करी गई है जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि एक कार्बन एटम के मास का 1/12 जो होता है उसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसे सिंपल लॉजिक से कैलकुलेट कर सकते हैं, और 1 AMU का वैल्यू आता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने अभी देखा कि इस न्यूक्लियस का एग्जैक्ट साइज़ तो हम नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड कर सकते हैं। स्टिल एक रफ आइडिया है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो उसके मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती हैं। और आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, R = R0 a⁻1/3। ओके, R0 की वैल्यू फिक्स है 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर। और इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो आप रेडियस की वैल्यू रख के वहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। आफ्टर वॉल्यूम नेक्स्ट कम्स द डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए आप जैसे जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी न्यूक्लियस की अगर हम डेंसिटी निकालने की कोशिश करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो सबकी सेम होती है, चाहे वो हाइड्रोजन जैसा एटम हो, चाहे वो बहुत हैवी यूरेनियम हो, चाहे आपका मिडिल रेंज कोई आयरन या निकल टाइप का एटम हो। इन सब के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम आती है मास अपॉन वॉल्यूम से। अगर आप कैलकुलेट करें, द डेंसिटी इज ऑलवेज न्यूमेरिकली सेम, इट इज 7.24 × 10⁻⁻45 A/m³। वॉल्यूम है और मास ऊपर दे रखा है A × 1.66 × 10⁻⁻27 kg। दोनों को डिवाइड करेंगे आप मास से वॉल्यूम को,
ए से ए कट जाएगा और आपके पास आएगा 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। सो दिस इज़ वेरी हाई। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत हाई होती है, और न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। ठीक है, ओके। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें कि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती न्यूक्लियस की, उसकी वैल्यू सेंटर पे मैक्सिमम होती हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो डिक्रीज होती हैं। ओके, तो हम न्यूक्लियर की रेडियस को एक डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ डेंसिटी तो वेरिएबल है, तो रेडियस को रफली डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, टू द पॉइंट वेयर द डेंसिटी रिड्यूसेस टू 1/2, वहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोल देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।